गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, इसको हम गॉड या गट भी कहते हैं। ये जो डिसीज़ होती है वो ईसोफेगस के लोअर स्फिंक्टर पर प्रेजेंट होती है। मींस लोअर स्फिंक्टर एसोसिएटेड होता है इस चीज़ से। अब जो लोअर स्फिंक्टर है उसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन या गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। एंड जब हम एंडोस्कोपी करते हैं इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक जेड लाइन, एक इरेगुलर लाइन मिलेगी जिसमें शार्प पॉइंट्स होंगे इसमें, तो इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है। एंड ये जो प्रेजेंट होता है T11 थोरेसिक वर्टिब्रल लेवल पर प्रेजेंट होता है। एट जेड लाइन इट इज़ द पॉइंट और द साइट दैट हियर ट्रांजिशन होता है। ईसोफेजियल म्यूकोसा जो होता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में चेंज होती है दिस पॉइंट रेड लाइन। डेफिनेशन ऑफ गर्ड और गॉड, ये एक पैथोलॉजिकल रिफ्लक्स होता है जो स्टमक से ईसोफेगस तक आता है, टॉकर फ्रॉम स्टमक टू ईसोफेगस, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द 75% ऑफ ईसोफेजियल प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स होते हैं सारी इसमें से 70% कॉज इसका होता है। एटियोलॉजी देखें तो इट माइट बी कॉज बाय द लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर डिफेक्टिव, मीन्स अगर LOS डिफेक्टिव है तो ये हो सकता है व्हेन like postprandially in patients there is transient LOS relaxation, means very short duration के लिए जो lower sphincter होता है वो रिलैक्स करता है। ओके, for this cause there may be defective, the lower sphincter defective हो सकता है आगे चलकर, अगर ये जो ट्रांजिएंट जो रिलैक्सेशन हो रहा है एलोस का, ये आगे चलकर कई बार रिलैक्सेशन होगा तो आगे चलकर डिफेक्टिव एलोस कर देगा। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट लेंथ ऑफ एब्डोमिनल ईसोफेगस। एब्डोमिनल पार्ट ऑफ ईसोफेगस है, अगर वो उसकी लेंथ कम है, इनएडिक्वेट है, तो ये रिफ्लक्स को बढ़ा देगा, पर्टिकुलरली जब बढ़ाएगा ड्यूरिंग द गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, जब स्टमक डिस्टेंडेड है, जो कि मोस्टली पोस्टप्रेंडियली होती है खाना खाने के बाद। अब थर्ड पॉइंट है गैस्ट्रिक प्रेशर बढ़ना। अगर गैस्ट्रिक प्रेशर बढ़ेगा तो इसका चांस होता है, यस। अब किस चीज़ में होगा, अगर खाना पेट में हम जो जा रहा है, स्वेलो फूड हो रहा है, ओके, अब वो तो नॉर्मल है, बट जो जो खाने का जो पेरिस्टाल्सिस होती है स्टमक में होती है, तो अगर ये पेरिस्टाल्सिस स्लो हो जाए, मीन्स फूड का जो पैसेज है स्टमक से ड्यूडेम में पैसेज जो होता है फूड का, वो स्लो हो जाए, लाइक गैस्ट्रोपेरेसिस, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग हो जाए, स्टमक देर से खाली हो, ओके, या फिर आपको स्टेनोसिस हो जाए, एलोस्टोनोसिस क्या होता है, स्टेनोसिस इज अ नैरोइंग, जो ट्यूब है वो नैरो हो गई है पाइलोरस के लेवल पर, ओके। इन दिस केसेस गैस्ट्रिक प्रेशर जो बढ़ेगा, इन दैट केस जो फंडस डिस्टेंस ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो स्फिंक्टर की अनफोल्डिंग खुलने के चांस ज़्यादा रहेंगे, तो जो एपिथेलियम है स्फिंक्टर के वो एक्सपोज हो सकने का चांस भी रहता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज ईसोफेजियल क्लियरेंस इनफेक्टिव होता है। इनफेक्टिव कब हो सकता है, लाइक अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, ओके, या फिर मोटिलिटी ईसोफेगस की डिस्टर्ब्ड है, या फिर सलाइवेशन उसमें एब्सेंट या रिड्यूस्ड है, सो ये अफेक्ट करते हैं। लाइक अगर पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में तो ग्रेविटी हेल्प करेगा ईसोफेजियल क्लियरेंस में। नाउ वन पॉइंट जो यहाँ सलाइवेशन लिखा है, ये शायद समझ में ना आए, ये इसलिए है क्योंकि when food goes down via lower esophageal sphincter, at that moment LOS relax करता है, during that moment थोड़ा गैस्ट्रिक एसिड जो है ईसोफेगस में एंटर कर सकता है, ओके, एंड आफ्टर दैट जो ईसोफेगस में एसिड का छोटा सा अमाउंट जो रह जाएगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सलाइवेशन होता है, मतलब सलाइवा बनता है, सलाइवा स्वेलो होता है पेशेंट, so that it can neutralize the remaining a little amount of acid.
अगर सलाइवेशन पेशेंट में एब्सेंट होगा या रिड्यूस्ड होगा तो वो कम्प्लीटली उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा एंड ये एसिड बढ़ता जाएगा धीरे धीरे एंड इट विल डैमेज द एपिथेलियम म्यूकोसा ऑफ इसोफेगस। कुछ और कॉजेज भी हैं, छोटे कॉजेज हैं लाइक स्ट्रेस, अल्कोहल, स्मोकिंग, ओबेसिटी। अब स्ट्रेस nowadays are common in many people and alcoholic, particularly chronic alcoholics are having these disease and smokers, chronic smokers particularly, okay, and lifestyle, those patients who are obese, who are just feeding food, taking spicy foods, okay, and doing nothing, or just sitting and not going for any exercise. These are the causes basically. Next, some foods also aggravate the GERD, like foods containing caffeine, like tea, coffee, Coke, Coca-Cola, chocolate. Citrus juices also aggravate because these are acidic and increases the acidic environment in the stomach. Now here mint is one of the important reason. Now pathogenesis, as you have seen that there are many causes, with those causes the फंडस डिस्टेंड होता है. फंडस डिस्टेंड होगा तो क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगी फंडस की. फंडस जो होगा ज़्यादा डिस्टेंड होगा तो स्ट्रेच होगा तो स्फिंक्टर अनफोल्ड हो सकता है. अनफोल्ड का मतलब है कि जो स्फिंक्टर हमारा जो क्लोज था वो अब स्टमक की साइड ओपन हो जाएगा, थोड़ा ओपन हो जाएगा तो उसका जो म्यूकोसा है एपिथेलियम एक्सपोज हो जाएगी गैस्ट्रिक जूस के लिए. अब जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें जो गैस्ट्रिक एसिड है वो एसिड क्या करेगा, उस म्यूकोसा या एपिथेलियम को डैमेज करेगा. अब डैमेज करेगा तो ये उस इन्फ्लामेशन होगा. अब इन्फ्लामेशन आइटिस होता है, लाइक इधर ईसोफेजाइटिस करेगा, ईसोफेगस का आइटिस इन्फ्लामेशन, ईसोफेजाइटिस ईसोफेगस का इन्फ्लामेशन. एंड ये क्या करेगा, ईसोफेजाइटिस होगा तो सलाइवा का जो है स्वेलिंग है वो बढ़ जाएगी, स्टिमुलस जाएगा, सलाइवा जो है स्टिमुलस बढ़ जाएगा ताकि न्यूट्रलाइज कर सके ईसोफेजाइटिस को, पर्टिकुलरली जो एसिड कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर सके और उस पार्ट को भी. नेक्स्ट, अब ये फंडस डिस्टेंशन अगर होता रहेगा तो सारी साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी. अब कंसेक्यूटिवली ये जो पूरा प्रोसेस चलता है डिस्टेंशन एंड ईसोफेजाइटिस, डिस्टेंशन, ईसोफेजाइटिस, ये साइकिल चलती रहेगी तो आगे चल के ये कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ असर होते हैं म्यूकोसा पर, ईसोफेगस पर, लाइक इरोजन हो सकता है, एरोड हो सकती है उसके एपिथेलियम, ओके, अल्सरेशन हो सकते हैं, फाइब्रोसिस हो सकती है, म्यूकोसल मेटाप्लेसिया हो सकता है. मेटाप्लेसिया होता है टाइप ऑफ एपिथेलियम का चेंज होना, लाइक ईसोफेगस में होती है हमारी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, मल्टी लेयर्ड, ओके, एंड स्टमक में हमारी होती है सिंगल लेयर्ड, तो वहाँ मल्टी लेयर की जगह सिंगल लेयर हो जाए. दिस इज मेटाप्लेसिया. मेटाप्लेसिया भी हो सकता है. अब मेटाप्लेसिया अगर हो रहा है तो आगे चल के कार्सिनोमा भी बन सकता है, लेकिन वो 10% चांस होता है उसका. नाउ टाइप्स को हमने दो तरीके से क्लासीफाई किया है, मतलब 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग इन ऑल 4 क्लासिफिकेशंस. फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारा बेसिस है फर्स्ट में कॉम्प्लिकेशन. अगर कॉम्प्लिकेशन है तो कॉम्प्लिकेटेड GERD है, नहीं है तो अनकॉम्प्लिकेटेड GERD है, ओके. अब अनकॉम्प्लिकेटेड जो है उसको हम नर्ड भी कहते हैं, बिकॉज नर्ड का फुल फॉर्म है नॉन इरोजिव रिफ्लक्स डिसीज़. इसमें इरोजन नहीं हो रहा, इस रिफ्लक्स डिसीज में इरोजन नहीं हो रहा, जैसा कि अभी यहाँ लिखा था इरोजन, अल्सरेशन, फाइब्रोसिस, मेटाप्लेसिया. तो ये सारे जो हैं कॉम्प्लिकेशंस हैं, ओके. अगर ये नहीं है तो ये नर्ड है. अब ज़रूरी नहीं है ये हो, क्योंकि पेशेंट ट्रीटमेंट जल्दी ले लेते ठीक हो जाएंगे. एंड क्लासिफिकेशन सेकंड बोलता है कि इट कैन बी 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी उसको कहेंगे, वो डिसीज़ प्राइमरी कहते हैं जो खुद रिस्पॉन्सिबल होती है उसमें, लाइक
this is the disease of lower esophageal sphincter. So this sphincter is solely responsible for the disease, like incompetent LOS. जो LOS है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, वो इनकॉम्पिटेंट है, उसकी जो एफिशिएंसी कम हो गई, क्षमता कम हो गई काम करने की। ओके, तो ये कम्प्लीटली क्लोज नहीं होता, थोड़ा सा लूज रह जाता है, तो थोड़ा गैप रह गया, तो वहाँ से एसोफेगस में HCl लीक आउट हो सकता है। सेकेंडरी मतलब ये किसी और कारण के वजह से हो रहा है, लाइक सर्जरी अगर कुछ हुई है अगर, ओके, एंड डिसीज़। LOS पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसमें, मतलब सोली रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसमें। पहले तो कोई दिक्कत थी नहीं, बट इसमें सर्जरी हुई LOS पर, या फिर कोई डिसीज़, फिर सेकेंडरी डिसीज़ है, उसके कारण अगर लीकेज होता है HCl का एसोफेगस में, तो सेकेंडरी गॉट है। थर्ड क्लासिफिकेशन कहता है अगर स्लाइडिंग हर्निया प्रेजेंट है या नहीं, उसकी बेसिस पे। स्लाइडिंग हर्निया हमको इतना पता है कि ज़्यादातर ये होता है, एसोसिएटेड होता है, मतलब जो पेशेंट में गर्ड है उनमें स्लाइडिंग हर्निया भी मिलता है, बट सारे पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता। सो हमने क्लासिफाई कर दिया कि विद स्लाइडिंग हर्निया और विदाउट स्लाइडिंग हर्निया। फोर्थ क्लासिफिकेशन में बोलता है कि इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट उनको बोल दिया जो अल्कोहल पेशेंट्स, अल्कोहलिक्स थे, उनमें ये दिक्कत आई, मतलब अल्कोहल इनटेक के बाद आई ये दिक्कत, ये स्ट्रेस ले रहे थे, या बर्न हुआ, इस वजह बर्न हुआ है, कुछ इस चीज़ खाने से जो इस वजह बर्न कर दिया। इन क्रॉनिक केस में लाइक जैसा भी बताया कि हाइड्रा हर्निया होगा, तो दिस पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू कर्ड। सो अगर पोस्ट इसोफेजियल सर्जरी हुई है, लाइक एक डिसीज़ है इसोफेगस की, एक और डिसीज़ होती है एकेलेसिया कार्डी, जिसमें इसके ट्रीटमेंट में सर्जरी अगर करते हैं तो उसका एक रिस्क होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है सर्जरी का, कि रिफ्लक्स इज़ोफेजाइटिस हो सकता है, रिफ्लक्स इज़ोफेजाइटिस। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, ये हमने बोला कि क्लिनिकल फीचर्स टिपिकल और एटिपिकल। टिपिकल जो है 3 है, इसलिए हम इसको ट्राइड कहा है, 3 है, एंड एटिपिकल सिम्टम्स कई सारे हैं। टिपिकल हमने बोला चेस्ट पेन है, रेगस्टेशन है, एंड डिस्फेजिया। चेस्ट पेन जो है उसको पायरोसिस या हार्टबर्न भी कहते हैं। ये 80% पेशेंट्स में मिलता है, 20% में नहीं मिलता, मीन्स बाकी 20% में नहीं है, तो माइट बी एसिम्टोमेटिक। अब ये जो पेन है वो पेशेंट्स को ज़्यादा कब होगा, जब पेशेंट लाइन डाउन पोजीशन में होगा, ओके, या वो रात में जब वो लाइन में सोते हैं, ऑब्वियसली लाइन डाउन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन और लाइन डाउन पोजीशन, तो ये एग्रीवेट हो जाता है प्रॉब्लम, ठीक है। एंड ये पेशेंट को कंफ्यूज कर सकता है, पेशेंट माइट थिंक दैट ये कहीं उससे हार्ट अटैक तो नहीं आया, सो इट माइट कंफ्यूज द पेशेंट। एंड ये जो पेन होता है ये कन्फाइंड रहता है, मीन्स एपिगैस्ट्रियम एंड रेट्रोस्टर्नल एरियाज, एपिगैस्ट्रियम में और रेट्रोस्टर्नल एरियाज, मतलब स्टर्नम के पीछे एरिया में इधर ही प्रेजेंट रहता है और कहीं नहीं जाता ये, ओके। एंड रिगर्जिटेशन 50% केसेस में मिलता है। रिगर्जिटेशन होता क्या है कि इसोफेगस के कंटेंट्स का रिगर्जिटेशन होना, मतलब मुंह में आना, और पेशेंट में से जो है और मुँह में उसका खाना आता है, खट्टी डकारें कहते हैं, और इट इज़ अ लेस सीवियर केस, मीन्स इट इज़ अ लिटिल पार्ट। अब उसको लगेगा कि मुंह में जो खाना खाया था उसके वो आ गया मुंह में, दैट इज़ द रिगर्जिटेशन। सेकेंड इज़ थर्ड इज़ द डिस्फेजिया, इज डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, निकलने में उसको दिक्कत होती है स्वेलिंग। सो वन थिंग जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि चेस्ट पेन बोला कि पेशेंट जो होता है, जिसको चेस्ट पेन होता है, अगर वो एंटासिड लेता है एंड उसको रिलीव हो जाता है चेस्ट पेन, सो ये कंफर्म करेगा कि मीन्स कि पेशेंट माइट मे हैव GERD, मोस्टली चांस होगा कि GERD है उसको, सो इट विल रिमूव द angina पेन आउट ऑफ अ डायग्नोसिस। एंड एटिपिकल सिम्टम्स में देखा हमने इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, गैस्ट्रिक, पल्मोनरी, थ्रोट एंड कार्डियक। कार्डियक में एक ही है, चेस्ट पेन है। गैस्ट्रिक में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि ये है नोजिया है, वॉमिटिंग लगना उसको, फीलिंग ऑफ वॉमिट, अर्ली सैटिस्फैक्टी, फीलिंग ऑफ फुलनेस, अर्ली फीलिंग ऑफ फुलनेस, मीन्स पेशेंट को खाना जो रेगुलरली खाता था पहले, उस आधे खाने पर उसे लगेगा कि पेट उसका भर गया है। एंड बेल्चिंग जो होती है पेशेंट को आती है, डकार आती है।
पल्मोनरी सिम्टम्स जो लंग से रिलेटेड होती हैं, इसमें अस्थमा होता है। अस्थमा एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जिसमें होता क्या है, पेशेंट जब ब्रीथ करता है, पर्टिकुलरली जब वो सांस छोड़ता है, एक्सहेल करता है, उस टाइम ब्रोंकियल्स के स्पाज्म आते हैं। तो फॉर एक्सहेलिंग पेशेंट स्ट्रेन करता है, फोर्सफुली एक्सहेल करता है, दैट इज अस्थमा। एंड वीजिंग जो होती है इज ए विस्लिंग साउंड, सीटी से साउंड आती है जब पेशेंट ब्रीथ करता है। इन एस्पायरेशन क्या होता है कि रेस्पिरेटरी कंटेंट या एसिड का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाना, दैट इज एस्पायरेशन। कफ होता है, डिस्निया डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन होता है। होर्सनेस, जो वॉइस क्वालिटी अगर चेंज हो जाती है, दैट इज होर्सनेस। एंड ये अगर वोकल कॉर्ड इंजर्ड होती हैं तो उस कारण से हो सकता है। थ्रॉट में देखें वाटर ब्रश क्या होता है, पेशेंट ये प्रेजेंट करता है कि वो बोलेगा कि मेरे मुंह में एसिड बनना है, तेज़ाब बनना है, इट इज़ द एसिडिक टेस्ट इन द माउथ। ग्लोबस इज सेंसेशन ऑफ सबस्टर्नल लंप, उसको लगेगा कि इधर छाती में कुछ अटक रहा है या गले में कुछ अटक रहा है। होर्सनेस इज जो बताया अभी, चेंज वॉइस क्वालिटी, लाइक हियर दिस नथिंग। जॉनसन डी मिस्टर क्लासिफिकेशन स्कोरिंग सिस्टम, ये स्कोरिंग सिस्टम ये दिया गया कि सीवियरिटी ऑफ कॉर्ड को बताने के लिए कि कितना सीवियर है। अब इसमें हमने 3 सिम्टम्स को ही बताया है, लाइक अगर कोई दिक्कत नहीं है पेशेंट को इन तीनों में, तो ग्रेड 0 का, लाइक हार्ट बर्न की अगर बात करें तो कोई दिक्कत अगर पेशेंट को नहीं है हार्ट बर्न का तो 0 ग्रेड। अगर हल्की फुल्की दिक्कत है, मतलब कभी कभार ही उसको हार्ट बर्न होता है, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होता है, जलन होती है उसकी, ओके, तो ग्रेड 1, ग्रेड 0 नन, ग्रेड 1 मिनिमल सिम्टम्स, ग्रेड 2 मॉडरेट सिम्टम्स, लाइक पेशेंट को पेन होता है, हार्ट बर्न होता है, पेशेंट मेडिकेशन लेता है, उसको ठीक हो जाता है, ओके, एंड वो कभी कभार ही मेडिकेशन, ये नहीं कि कंटिन्यूसली लेगा। ग्रेड 3 में हम कहा कि ये सीवियर है। सीवियर मीन्स उसकी डेली एक्टिविटीज़, रोज़ाना की एक्टिविटीज़ हैं वो इंटरफेयर होंगी। सो सिमिलरली लाइक रिगर्जिटेशन के इसमें अगर 0 हो ग्रेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिगर्जिटेशन नहीं है, 1 है तो मिनिमल है, मतलब ओकेजनल है, 2 है तो मॉडरेट है। नाउ मॉडरेट में ऑन पोजीशन, लाइक पेशेंट अगर सुपाइन पोजीशन में है तो रिगर्जिटेशन हो रहा है, ओके, या स्ट्रेन जोर लगा रहा है, वो प्रेशर मतलब फोर्स लगाता है किसी भी एक्टिविटी में तो रिगर्जिटेशन होता है। एंड थर्ड सीवियर फीचर्स ऑफ एस्पायरेशन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करना किसी फॉरेन एंटीजन का, फॉरेन सब्सटेंस का, लाइक फूड, एसिड एक्सेट्रा। एंड डिस्फेजिया, लाइक ये भी 0 ग्रेड है, मतलब कोई डिस्फेजिया नहीं है। ग्रेड 1 कहा दिया तो मिनिमल डिस्फेजिया है। ग्रेड 2 है तो मीन्स पेशेंट को फ्लूइड चाहिए, खाना खाते समय वो पानी बीच बीच में पिएगा। ग्रेड 3 कॉजेज फूड इन्फेक्शन, खाना गले में यूँ अटक जाएगा, उसके अटक जाता है। कॉम्प्लिकेशंस, रिफ्लक्स इजोफेजाइटिस होता है, ओके, ये जो एसोसिएटेड हो सकता है स्लाइडिंग हर्निया के साथ। सेकेंड इज स्लाइडिंग स्ट्रिक्चर लोअर एंड ऑफ इसोफेगस में, ये भी एसोसिएट हो सकता है शॉर्टनिंग के साथ। बेरेट इसोफेगस हो सकता है, बेरेट इसोफेगस मीन्स इसोफेगस मेटाप्लेजिया होता है। कार्सिनोमा इसोफेगस हो सकता है, जो पर्टिकुलरली यहाँ एडेनोकार्सिनोमा होगा, और ये केवल 10% केसेस में ही देखा गया है। इन्वेस्टिगेशन हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 4 ही करते हैं अभी, दे आर और इन्वेस्टिगेशन की, बट दिस 4 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बैरन स्वेलो जो हम करते हैं ट्रेंडलबंग पोजीशन में करते हैं, लाइक जिस प्लेन में पेशेंट है तो प्लेन इज टिल्टेड लाइक दैट, slightly vertically, that it is angulated, and the head is at the lower side and the legs are up on the upper side, so that जो बैलेंस वाला पेशेंट को दिया था वो एज जो क्योंकि हेड लोअर साइड पर है, नीचे पर है, सो स्टमक से अगर वो इसोफेगस में आ जाएगा, अगर वहाँ पर गर्ड होगा, मीन्स अगर जो है कॉन्ट्रैक्शन है LOS का वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ओके। एंड एंडोस्कोपी देखने के लिए करेंगे
एंडोस्कोपी ईसोफेगोस्कोपी भी कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं जो हम बॉडी में की ट्यूब्स को एग्जामिन करने के लिए जो भी हम करते हैं, मीन्स ईसोफेगस के लिए हम कर रहे हैं तो ईसोफेगोस्कोपी, स्टमक तक जा रहे हैं तो ईसोफेगो गेस्ट्रोस्कोपी या ईसोफेगो ड्यूडेनोस्कोपी, वहाँ तक जा रहे हैं। ओके, सो एंडोस्कोपी हम देखेंगे म्यूकोसल इंजरी कोई तो नहीं है, या स्लाइडिंग हर्निया या डायवर्टिकुलोसिस मीन्स डायवर्टिकुलम तो नहीं है वहाँ पर, और इसमें ये स्टमक में भी एंटर कर सकते हैं, हम जा सकते हैं तो स्टमक में तो कोई कार्सिनोमा तो नहीं है। ओके, एंड थर्ड इज मैनोमेट्री। मैनोमेट्री हम करते हैं कोई ईसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर, मीन्स ईसोफेगस की जो पेरिस्टाल्सिस होती है जो कि पर्टिकुलरली लोअर 2/3 में ही होती है, प्रेजेंट होती है। अब उसमें क्या होता है कि उसको मोटिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसके लिए हम मैनोमेट्री करते हैं। ये मोटिलिटी कुछ डिस्टर्ब होती है, लाइक अगर पेशेंट को एकिलेसिया कार्डिया है एंड डिफ्यूज सेल्स स्पाज्म है, ब्लड क्लॉटिंग एटसेट्रा। 24 RPH मॉनिटरिंग हम करते हैं। पेशेंट को हमने एक ट्यूब होता है, इसमें इनिशियली एक मेटेलिक स्ट्रिप होती है जो कि LOS से 5 सेंटीमीटर ऊपर रहती है एंड 24 आवर्स के लिए पेशेंट को रखा जाता है ट्यूब के साथ। ट्यूब्स ईसोफेगस में रखी जाती है। तो ये जो ट्यूब है जिसमें स्ट्रिप लगी हुई है, ये मेटेलिक स्ट्रिप की, इसका काम क्या होता है मॉनिटरिंग का, कि वो बताती है कि ये जो रिफ्लक्स हुआ है वो कितनी बार हुआ है, मीन्स जो एसिडिक रिफ्लक्स कितनी बार हुआ है, कब हुआ है, क्या पैटर्न था उसका, लाइक दीज थिंग। ओके, एंड दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर दिस। इसके लिए पेशेंट को 3 हफ्ते पहले से अगर पेशेंट PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लाइक पेंटाप्राजोल, इसोमेप्राजोल एंड ओमेप्राजोल वगैरह खा रहा है तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा 3 हफ्ते पहले से। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मीन्स पेशेंट को अगर GERD है, अगर ने सस्पेक्ट किया कि पेशेंट को GERD हो सकता है एंड दीज आर अदर प्रॉब्लम्स लाइक जो इस दोनों के सिम्टम्स कॉमन हैं, लाइक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जैसे एकिलेसिया कार्डिया, कार्सिनोमा, ईसोफेगस, गॉलस्टोन, पेप्टिक अल्सर डिसीज, पैनक्रियाटिक डिसीज, गैस्ट्राइटिस एंड कार्डिनल एंजाइना, इनकी जो सिम्टम्स हैं और इन GERD के सिम्टम्स थोड़ी सिमिलर हैं। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ को हमने GERD को हम 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हमने कि लाइफस्टाइल चेंज, पेशेंट अगर लाइफस्टाइल चेंज कर सके तो, अगर मिनिमल डिसीज़ है तो लाइफस्टाइल चेंज करके ठीक कर सकता है, अगर नहीं हो रहा तो हम ड्रग्स को ऊपर भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट जिसको हम एंडोल्यूमिनल थेरेपीज भी कहते हैं, एंड अल्टीमेटली सर्जरी होती है। लाइफस्टाइल चेंजेस में हमने बोला कि जैसे कि पेशेंट को बोलना है कि स्टॉप करे स्मोकिंग, अल्कोहल ना कर ले वो, एंड कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती है लाइक कैफीन की चीज़ें, टी, कॉफ़ी, चॉकलेट, कोको एट्सेट्रा एंड मिंट। पेशेंट को झुकना अवॉइड करना पड़ेगा, स्टूपिंग, टाइट गारमेंट्स ना पहने, पेशेंट लूज गारमेंट्स पहना करे, एंड रात के समय पर वो ज़्यादा मील ना खाए, ज़्यादा खाना ना खाए, वो थोड़ा थोड़ा खाना खाया करे। एंड पेशेंट जब सोए तो तकिया लगाकर, पिलो लगाकर सोए। हेड शुड बी प्रॉप्ड अप व्हाइल स्लीपिंग एंड ओबेसिटी कंट्रोल कर, मीन्स वेट कंट्रोल करे, ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए पेशेंट का, इट माइट कॉज GERD। ड्रग्स में देखें हमने 4 पार्ट में इसको, ड्रग्स को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लाइक अगर एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए करना है तो हम उसमें एंटासिड्स देंगे। अब एल्जिनेट्स कॉम्बिनेशन में भी होते हैं, कुछ एंटासिड्स में एल्जिनेट्स होते हैं। एल्जिनेट्स का रोल क्या होता है एल्जिनेट्स में, क्योंकि एल्जिनेट जब HCl के साथ कॉन्टैक्ट में आता है तो ये एक जेल स्ट्रक्चर बना लेता है। अब इस जेल स्ट्रक्चर में जो बाइकार्बोनेट वगैरह होते हैं वो भी रिएक्ट करेंगे, वो बाइकार्बोनेट रिएक्ट करने के बाद CO2 बनाएंगे। अब ये CO2 जेल के अंदर ट्रैप्ड रहेगा तो ये जेल एक फोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये इट विल फ्लोट इन गैस्ट्रिक एसिड पूल। जो गैस्ट्रिक का जो कंटेंट है वो ऊपर तैरेगा उसके ऊपर। नाउ अगर रिफ्लक्स होता है, अगर रिफ्लक्स होता है इन दिस केस कि हमने एंटासिड विद एल्जिनेट्स हमने दिए, तो एंटासिड ने तो न्यूट्रलाइज किया, एंड एल्जिनेट्स का पर्टिकुलर रोल ये होता है अगर रिफ्लक्स हुआ तो ये ईसोफेगस में आ सकता है। नाउ हियर एट दिस टाइम
इट हैज़ डिमल्सन इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि वो अगर इसोफेगल में कोई इसोफेगस में कोई इन्फ्लामेशन होगा तो इसको ठीक करेगा, मीन्स कंफर्ट देगा, रिलीव करेगा इन्फ्लामेशन को। नाउ सेकंड ड्रग जो है वो एसिड का सिक्रीशन को कम करता है स्टमक में। लाइक हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं, पेंटाप्राजोल, इसोमेप्राजोल, रबिप्राजोल एंड H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हो देते हैं, रेनिटिन, सिमेटिडिन, फेमोटिडिन, और मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। लाइक अगर पेशेंट में एसिड ज़्यादा बनना है तो एसिड कम करने के लिए, और उस जो है एसिड है वो जल्दी से बाहर निकलेगा ना, ओके, क्योंकि जब ड्यूडेनम में आएगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा ऑब्वियसली इंटेस्टाइनल जो है पेंक्रियाटिक एंजाइम्स वगैरह से। एंड इसके लिए हम प्रोकाइनेटिक्स देते हैं। प्रोकाइनेटिक्स में हम ईटोप्राइड देते हैं, सीसाप्राइड, मोसाप्राइड भी दे सकते थे, लेकिन उनका कार्डियक अरिथमिया का रिस्क होता है कि कार्डियक अरिथमिया कर सकता है, तो हम सीसाप्राइड, मोसाप्राइड नहीं देते। ईटोप्राइड इज क्वाइट फॉर गुड। म्यूकोसा प्रोटेक्टिव एजेंट देते हैं। म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सुक्रलफेट एंड CBS कोलोइडल बिस्मथ सब्सट्रेट भी देते हैं। सुक्रलफेट एक्चुअली कॉम्प्लेक्स होता है, इट इज़ अ सुक्रोज सल्फेट एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स होता है। ये म्यूकोसा प्रोटेक्टिव एजेंट्स कैसे वर्क में होता है, ये अल्सर जो होता है, अल्सर पर जाकर स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, एंड किसी भी एसिड कोई भी एसिड या कोई फूड, स्पाइसी फूड, किसी चीज़ को यहाँ पे एंटर नहीं करने देते अल्सर को, ताकि अल्सर जल्दी हील्स कर सके। एंड एंडोल्यूमिनल थेरेपी, जिसको हम एंडोस्कोपिक थेरेपी भी कहते हैं, इसमें हम एंडोस्कोपिकली हम प्लाइगेशन, फिक्सेशन करें हम फंडस का और फिक्सिंग कर दें, ठीक है। या हम एंट्रिक्स इंजेक्शन लाएँ। एंट्रिक्स इंजेक्शन भी बल्कि ये एजेंट मतलब जो स्फिंक्टर है, LOS है, उसको बल्क कर देते हैं, उसको भारी कर देते हैं ताकि वो क्लोज रहे। एंड ऐसे ही दूसरा भी ये प्लेक्सीग्लास माइक्रोस्फीयर्स, इसमें क्या कहते हैं, एक जेल के अंदर माइक्रोस्फीयर्स होते हैं एंड उसको इंजेक्ट करते हैं। जेल तो एब्जॉर्ब हो जाता है बट माइक्रोस्फीयर्स रह जाते हैं जो बल्किंग एजेंट की तरह काम करते हैं। एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो वेव्स भी दे सकते हैं हम LOS को, ताकि उसका कॉम्पिटेंस अच्छा हो जाए, वर्किंग एफिशिएंसी उसका अच्छा हो जाए। इन सर्जिकली इंडिकेशंस में हमने देखा कि कब देंगे, जब ड्रग्स हमारा ट्रीटमेंट जो कर रहे थे वो फेल हो जाए, या पेशेंट में अगर स्लाइडिंग हर्निया है, या बेरेट्स अल्सर है, या फिर जो पेन है वो इतना सीवियर पेशेंट कैन नॉट बियर इट। एंड अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, लाइक पेशेंट को इस वजह से ब्लीडिंग हो रहा है, स्ट्रिक्चर हो गया है, शॉर्टनिंग है, इस वजह से शॉर्टनिंग हो गई है, या कोई रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, इसमें सर्जरी हम करते हैं। अब ये सर्जरी होती है इनको हम एंटी रिफ्लक्स सर्जरी कहते हैं, क्योंकि रिफ्लक्स को ठीक करना है हमको, ओके। इसमें हम जो है फंडोप्लाइकेशन करते हैं, गैस्ट्रोप्लास्टी करते हैं, रिसेक्शन कर सकते हैं रिसेक्शन को, और बेसिकली आपको ऑपरेशन। प्रिंसिपल्स हमारे ये होते हैं कि हमारे सर्जरी करने के बाद जो LOS का प्रेशर गैस्ट्रिक प्रेशर से 2 टाइम्स होना चाहिए, तो हमारा सर्जरी सक्सेसफुल है। और हाँ, हमको जो एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस है उसको मेंटेन रखना होता है। एंड अगर हर्निया को प्रेजेंट है उसको तो ठीक करना ही है। एंड जो फंडोप्लाइकेशन हम करते हैं वो टेंशन फ्री होना चाहिए, मीन्स जो खिंचाव नहीं होना चाहिए उसमें, कि अगर खिंचाव होगा तो ये गैस्ट्रोट सिंड्रोम अगर कर सकता है, पेशेंट्स दिक्कत हो सकती है ना। वो जो फर्स्ट सर्जरी हमने बताई कि फंडोप्लाइकेशन, ये एक्चुअली 2 तरह की होती है, टोटल एंड पार्शियल। मीन्स अगर इसोफेगस को टोटली 360 डिग्री चारों तरफ से उसको कवर कर दिया फंडस के, तो ये टोटल है। अदरवाइज इट इज़ पार्शियल। टोटल में 360 डिग्री होता है। अभी टोटल उन केसेस में करते हैं उन पेशेंट में करते हैं जिनमें पेरिस्टाल्सिस नॉर्मल होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, टोटल को निसेंस 360 डिग्री फंडोप्लाइकेशन। एंड पार्शियल उनमें करते हैं जिसमें एबनॉर्मल पेरिस्टाल्सिस होती है। इसको हमने फर्दर डिवाइड किया 3 टाइप में, टू पेड फंडोप्लाइकेशन, डॉर्स फंडोप्लाइकेशन एंड वॉटसन्स। टू पेड फंडोप्लाइकेशन में क्या होता है, 270 डिग्री पोस्टीरियर फंडोप्लाइकेशन होता है, एंड डॉर्स फंडोप्लाइकेशन में 180 डिग्री एंटीरियर फंडोप्लाइकेशन होता है, एंड वॉटसन्स में 120 डिग्री एंटीरियर फंडोप्लाइकेशन होता है। सो टू पेड इज पॉजिटिव फंडोप्लाइकेशन, अदर 2 आर डॉर एंड वॉटसन आर एंटीरियर फंडोप्लाइकेशन। नाउ फंडोप्लाइकेशन के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, लाइक अगर हम 360 डिग्री अगर फंडोप्लाइकेशन कर रहे हैं, ये 2 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड
जो फंडोप्लाइकेशन है वो टेंशन फ्री होना चाहिए, obviously, जो भी बताया। एंड फंडस ही यूज़ करते हैं बिकॉज ड्यूरिंग स्वेलिंग फंडस रिलैक्स करता है। एक्चुअली ये एक रिफ्लेक्स होता है जिसको हम कहते हैं रिसेप्टिव रिलैक्सेशन, जिसके अकॉर्डिंग व्हेन जो फूड होता है, व्हेन फूड swallowed थ्रू फेरिंग्स और इसोफेगस, फंडस डायलेट करता है। सो फंडस को यूज़ करते हैं ताकि वो डायलेट कर सके। एंड इफ इट डायलेट्स तो LOS विल बिकम फ्री टू गेट डायलेट ऑल्सो। नाउ वेगस को उनको प्रिजर्व करना होता है बिकॉज वेगस इज कंट्रोलिंग द LOS, लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर। अगर वेगस डैमेज हो गई, बिकॉज वेगस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ LOS। ओके, अगर पेशेंट में शॉर्ट इसोफेगस है तो उसमें कॉलिस गैस्ट्रोप्लास्टी भी कर सकते हैं। पेशेंट विद नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस अच्छा रिजल्ट दिया था उन पेशेंट्स में जिनमें पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस नॉर्मल थे। अगर हम 360 डिग्री नेसेंस फंडोप्लाइकेशन करते हैं, लेकिन बाकी में हम पार्शियल करते हैं, पार्शियल फंडोप्लाइकेशन। और नेसेंस टोटल फंडोप्लाइकेशन में हम क्या फंडस को मोबिलाइज करते हैं एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज को डिवाइड करते हैं। एक्चुअली इधर मोबिलाइजेशन का मतलब ये होता है, फंडस को मोबिलाइज करने का मतलब है फंडस से कोई जो अटैचमेंट है उसके ऊपर, जो पेरिटोनियम है, जो ऑर्गन है, सबको हटाना, दैट इज उसको फ्रीली मोबाइल बनाना, इसलिए हम इसे मोबिलाइज्ड कहते हैं, मोबिलाइजेशन कहते हैं किसी भी ऑर्गन के। सो नाउ फंडस को मोबिलाइज किया, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज को डिवाइड किया एंड उसको फ्रंट में लेके आए एंड रैप कर दिया इसोफेगस में, ऐसे लूज रूप करते हैं, लूज रैप। एंड जो डायफ्रामेटिक डिफेक्ट होता है डायफ्राम में, उसको हम रिपेयर करते हैं बाय नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। ओके, बिकॉज दे हील आफ्टर लॉन्ग टाइम, डायफ्राम डजंट हील on its own, so non-absorbable sutures are used. They are not absorbed after time. And non-absorbable sutures like nylon and silk sutures materials. लेप्रोस्कोपिक आजकल बहुत पॉपुलर है बिकॉज इससे मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड अर्ली डिस्चार्ज पेशेंट को मिल जाता है, 1-2 दिन में ही पेशेंट को डिस्चार्ज मिल जाता है एंड रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। और जो काफ़ी अच्छी चीज़ ये है कि जो ऑपरेशन होता है ओपन मेथड के, ओपन सर्जरी के कंपेयर में लेप्रोस्कोपिक मेथड में विजन बेटर मिलता है। कॉम्प्लिकेशन गैस ब्लॉट सिंड्रोम, डिस्फेजिया, इनएबिलिटी टू वॉमिट एंड वन ऑफ द एक इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेशन है ड्यूरिंग द सर्जरी इज़ न्यूमोथोरैक्स। मीन्स जब न्यूमोपेरिटोनियम बनाएंगे, हम न्यूमोपेरिटोनियम बनाते हैं तो देयर इज चांसेस ऑफ न्यूमोथोरैक्स। पार्शियल फंडोप्लाइकेशन लाइक जैसे बताया टूपट, कुडोर, वॉटसन्स दिस और सिमिलर, लाइक टूपट इज 180 डिग्री फंडोप्लाइकेशन विच इज पोस्टीरियरली, निसिन जैसे होता है कॉमनली यही टूपट भी करा जाता है। एंड डोर इज 180 डिग्री फंडोप्लाइकेशन एंटीरियरली एंड वॉटसन इज 180 degree anterolateral fundoplication. Like here, this is Nissen fundoplication, Tupert fundoplication, dot fundoplication. Belson-Mark 4 operation. This is a little difficult procedure. It is done in suturing is done in 3 rows. In first row, the anterior surface of stomach and the adjacent fundus, the stomach. Are sutured so as to wrap to the stomach over 2/3 of the esophagus, ताकि 2/3 ऑफ esophagus को रैप कर सके। इसमें हम 4 सूचर्स लेते हैं, इंटरप्टेड सूचर्स मीन्स कंट्रीज सूचर्स नहीं लेते। एंड सेकेंड रो जो सूचर्स से लेते हैं ताकि हम सूचरिंग करते हैं ओजी जंक्शन, इसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन एंड अपर सरफेस ऑफ अंडर सरफेस ऑफ डायफ्राम करते हैं ताकि इस जो जंक्शन है उसका वो डायफ्राम के नीचे रहे। एंड थर्ड रो सूचर्स का हम करते हैं पोस्टीरियर रो सूचर्स, डायफ्रामेटिक प्लूरा होते हैं, उनको हम सूचर्स करने के लिए, ताकि इसोफेगस जो ओपनिंग है हाइड्रोल ओपनिंग टाइट हो जाए एंड आगे फिर हर्निया का चांस ना हो।
एंड इट इज़ बेनिफिशियल इसलिए क्योंकि हाइड्रल का राइन अच्छा इसलिए बेटर क्योंकि हाइड्रल का जो हाइड्रल रिंग है उसका साइज़ भी कम कर देगा, और ये साइज़ हम कम कर देगा तो ये क्वाल की तरह भी अच्छे कम करेगा, आगे रिफ्लक्स को प्रिवेंट करेगा। यानी इस प्रोसीजर का चांस रिकरेंस इस प्रोसीजर के बाद बहुत कम होता है। अब पेशेंट में अगर रिकरेंट गर्ड बार बार गर्ड अगर पेशेंट में हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है, जब एक ही बार में पहला ट्रीटमेंट कर देंगे बेस्ट तो वो ज़्यादा सक्सेस रेट होता है रिस्पेक्ट टू दी सेकेंड और फर्दर ट्रीटमेंट्स। अब बेसिकली मेन जो ट्रीटमेंट जो फाइनल ट्रीटमेंट होता है गर्ड के लिए वो होता है पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी एंड रूएनवाई रिकंस्ट्रक्शन। रूएनवाई मीन्स एंड टू एंड सर्जिकल एनास्टोमोसिस करते हैं हम, ओके, पार्शियल आधा स्टमक बोले जाते हैं। न्यू ट्रीटमेंट इज़ अ लिंक्स डिवाइस ट्रीटमेंट। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, हम इसमें टाइटेनियम की बीड्स का इस्तेमाल करते हैं जिनका जो कोर सेंटर होता है वो मैग्नेटिक होता है। लाइक दिस इज़ द मैग्नेटिक कोर टाइटेनियम बीड्स, ओके। ये एक रिंग है। अब ये उन पेशेंट्स में मतलब गर्ड के पेशेंट में को ट्रीट किया जाता है इससे, बट दोज गर्ड पेशेंट शुड नॉट हैव हाइटल हर्निया, ओके, बिकॉज इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो सकता है। एंड इसको हम क्या करते हैं, ओजी इसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन के अराउंड प्लेस कर देते हैं। एंड जब फूड नीचे एंटर करता है, लाइक शो यू, this is the normal position, left one is normal position. When food goes down by this junction, so it gets dilate, the beads goes apart, okay. And after that, due to the magnetic function activity of these beads, they finally come close together, like that was on the left side, okay. And this is called magnetic sphincter augmentation. And